हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसका यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इस पर, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर यह आप पढ़ लेते हैं बेसिक तौर पे, तो आप कभी भी फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें बताता है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं 10+ के आसपास ही होते हैं। ठीक है। और वो भी खासकर एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी के ही ऊपर डिपेंड होता है। तो वही सब चीज़ें आपको इस वीडियो में है, जो केवल अम्ल और क्षार से ही रिलेशन है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो में। तो पहला स्लाइड है जो हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है। आप पिछली वीडियो में जाकर के इस चीज़ को देख लीजिएगा। उसमें हाँ, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि इसमें क्या है। ठीक है। जल की उपस्थिति में अम्ल प्लस आयन उत्पन्न करता है। तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ एक चीज़ बताई जा रही है कि जल में, अगर जल में हम अम्ल मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, H+ आयन उत्पन्न होगा। और क्षार की उपस्थिति में क्षारक OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। यह दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अम्ल H+ और क्षारक OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन ही छोड़ते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे। हाँ, तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का मेन लाइन। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। बता रहा है कि कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में नहीं घुल सकते। ठीक है। हाँ, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मतलब जो जल में घुल सकता है ना, उसे हम क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। मतलब सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों सभी क्षारक क्षार नहीं होते, यह आपको समझना होगा। क्यों सभी क्षारक क्षार नहीं होते, तो बता रहा है कि सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते। जब सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते, मतलब जो चीज़ जल में नहीं घुल सकते वह क्षार नहीं होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन जो क्षार होते हैं वह क्षारक होते हैं। समझ में आई बात। अगला है, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह लाइन आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर हम पानी में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। आपको पहली पॉइंट नोट कर लेना चाहिए कि हमेशा अम्ल हो चाहे क्षार हो, उसको पानी में मिलाना चाहिए, न कि पानी को अम्ल में डालना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा विस्फोट या काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होकर के आपको नुकसान पहुंच सके। ठीक है। और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए। ऐसे करने से रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यह जो शब्द है आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है। जब ऊर्जा निकलती है तो हमें नुकसान कर सकती है अगर हम अम्ल या क्षार को डाल दें पानी में। तो ठीक है, यह आपको चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं यह जो चीज़ दिखाई दे रही है बता रहा है कि यह गलत है। यह क्या है, गलत है। मतलब हमें अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। हमें हमेशा सदैव यह चीज़ सही होगी कब, जब हम जल में अम्ल को मिला करके हिलाते रहना चाहिए। मतलब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल रहे हैं इसमें और जल को हिला रहे हैं। ठीक है। ऐसे करने से हम सुरक्षित और हमारी रिएक्शन भी स्लो होगी। अगर हम अचानक अम्ल को डाल देंगे या क्षार को डाल देंगे, तुरंत तो ऐसी एनर्जी निकलेगी कि हमें नुकसान कर सकती है। अगला लाइन है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। बता रहा है सांद्र अम्ल का मतलब होता है काफ़ी हार्ड अम्ल। ठीक है। जिसके पास मतलब काफ़ी पावरफुल अम्ल। ठीक है। अगर उसको हम पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, जल में मिला रहे हैं, तो उसके कारण जो ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब तुरंत रिएक्शन करते हुए, मतलब उबलता हुआ खौलता हुआ क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। तथा आप जल भी सकते हैं, वही चीज़ जो बता रहे थे। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। मतलब जो भी हम रिएक्शन करेंगे वो शीशे के बर्तन में ही किया जाता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और अधिक जब एनर्जी निकलेगी तो हमारा हो सकता है शीशा चटक करके टूट जाए और ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। आगे देखिए, जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, वो चीज़ हम देखेंगे कि जल को अम्ल में डालने से यह चीज़ आपको क्या बताई गई थी, गलत बताई गई थी। ठीक है। लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब खौलता हुआ उबलता हुआ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा हम करेंगे
तो मतलब हमें जल को अम्ल में नहीं डालना है। दूसरा है स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। मतलब जो भी कांच है गर्म होकर क्या हो जाएगा, चटक जाएगा और टूट सकता है। कब? जब हम जल को अम्ल में डालेंगे तब। मतलब यह चीज़ क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगली चीज़ है यहाँ पर देखिए रासायनिक गुणधर्म के बारे में आ गया है। तो देखिए बता अम्ल की अभिक्रिया, ये चीज़ देखिए, यह चीज़ आप देख सकते हैं। मतलब पिछली पढ़ाई गई वीडियो को एक ही साथ निचोड़ करके लिखा गया है। आप इस चीज़ की मदद से आप पूरे पिछली क्लास की जो भी वीडियो है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं आप समझ सकते हैं यहीं पर। ठीक है, देखिए अम्ल की अभिक्रिया कब, यह चीज़ देखिए, अम्ल की अभिक्रिया कब, धातु के साथ। मतलब धातु के साथ अगर हम अम्ल मिला रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सबका निचोड़ दिया गया है कि अम्ल धातु के साथ अगर रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। ठीक है, अगर अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ठीक है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बता रहा है कि धातु का बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अम्ल अगर क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट है, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यह पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर एक रिवाइज है, लेकिन इस वीडियो के मतलब इस फिगर की मदद से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक ही चीज़ से आप पूरे 1 2 3 4 5 पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं क्षार के। अब तक तो हम लोग इस वाले में अम्ल था, लेकिन अब हम यहाँ पर क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार क्या होता है, क्षार जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। उस वाले में भी यही था। और अगर अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, क्षार यदि धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर क्षार अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनते हैं, पिछली वाले में भी यही था। अगर क्षार धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। 2 अभिक्रियाएँ ऐसी हैं क्षार में जिनका कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगले में चलते हैं, अम्ल और क्षार में क्या समानता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अम्ल और क्षार में क्या समानता है। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि अम्ल और क्षार में क्या समानता है। ठीक है, तो हाँ अब चलते हैं कि दोनों में एक समानता है, क्या, आयन की। क्या समानता है, दोनों आयन उत्पन्न करते हैं। अब ये नहीं बोला गया है कि कौन से आयन उत्पन्न करते हैं, बट ध्यान रहना चाहिए कि दोनों आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल भी आयन उत्पन्न करता है और क्षार भी आयन उत्पन्न करता है, बट यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। यही हमें याद रखना है। इस चीज़ को आप ना नोट कर लीजिए और बार बार इसको देखते रहिए। ठीक है, मतलब अम्ल और क्षार में एक समानता है कि दोनों आयन उत्पन्न करते हैं, बट अम्ल हाइड्रोजन आयन और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। बता रहा है कि जब कोई अम्ल या क्षार में जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत का मतलब होता है कम पावरफुल, मतलब हल्का हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन का सांद्रता H3O+ और OH- के प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। बता रहा है ना कि जब हम अधिक पावरफुल वाले में अगर पानी मिलाते हैं, मतलब पानी में मिलाते हैं अधिक पावरफुल, तो उनके आयनों में कमी आ जाती है और वो तनु हो जाता है। तनु का मतलब होता है हल्का हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगला है अम्ल क्षार की प्रबलता के बारे में पढ़ते हैं। अब यहीं से आपकी टॉपिक है पीएच मान की तरफ जा रही है। ठीक है, पीएच मान मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें पीएच मान के बारे में, और यह चीज़ें हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पीएच मान किस चीज़ का कितना पीएच मान होता है, और यह चीज़ समझने के लिए हमें पहले यह चीज़ समझना होगा अम्ल और क्षार कितना प्रबल है। ठीक है, तभी पीएच मान आप समझ सकते हैं, और ध्यान रहे इस चीज़ को छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके आयन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, आयन पर डिपेंड करती है। ठीक है, किसकी, किसी क्षार या और अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कोई अम्ल है
तो हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करेगा, अगर कोई क्षार है तो हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर करेगा। यह चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगली लाइन का रहा है किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता। किसी अम्ल हो या क्षारक है उसकी प्रबलता, ठीक है, हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सूचक को आप मतलब सूचक के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक सूचक में हम अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अगला है यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। हमने बताया था सूचक के बारे में कि अगर अम्ल में डालेंगे सूचक को तो कैसा रंग बदल जाता है, या क्षार में डालेंगे तो सूचक का रंग कैसे बदल जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उस चीज़ को तो आप पिछले वीडियो में जाइए और देख सकते हैं वहाँ से कि मतलब सार्वभौमिक सूचक के माध्यम से हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचान सकते हैं। तो ठीक है, आज मतलब इस वीडियो में इतना ही है और अगले दिन हम मिलेंगे पीएच मान और पीएच मान के साथ। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, उसको पढ़िएगा अच्छे से। और अगर आप आगे चल कर के किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा नॉलेज रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार से फिर से पढ़ करके आप अम्ल क्षार की प्रबलता को पढ़िए। फिर इसके बाद कल वाले वीडियो में हम पीएच मान को लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।